नमस्कार, रिपब्लिक की बिग स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और आज महाभारत की शुरुआत में सबसे पहले मैं उन जवानों को नमन करूंगी जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। आपके और मेरे लिए वो बलिदान दिया है जिस बलिदान की बदौलत आप और मैं सुरक्षित हैं। और इसीलिए आज पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश रोष में है और हम कह रहे हैं कि अब सुलह नहीं संग्राम होगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। पीएम मोदी ने किया ऐलान, धोखेबाज चीन का काम तमाम। देश की ललकार चीन से आर पार। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। धोखेबाज चीन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐलान उसकी तबाही का संदेश है। सीमा पर धोखे से हमला करने वाले चीन को पीएम मोदी ने खुली चेतावनी दे दी है। संदेश साफ है कि भारत की संप्रभुता से किसी तरह की छेड़खानी मंजूर नहीं। भारत की अखंडता से जो भी खिलवाड़ करेगा उसे सजा मिलेगी। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। चीन की काराना हरकत से देश गुस्से में है। सड़कों पर लोग चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 जवानों के सर्वोच्च बलिदान पर जहां परिवार और देश को गर्व है, वहीं दूसरी तरफ लोग इस धोखे का बदला मांग रहे हैं। चीन से सटी सीमा को अलर्ट कर दिया गया है। वायुसेना के विमान हथियारों के साथ तैयार खड़े हैं। नौसेना समंदर में चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। सीमा पर धोखे से हमला करना चीन की पुरानी आदत है। 1962 में भी चीन ने इसी धोखे का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार चीन भूल गया कि 1962 का नहीं, ये नया भारत है। 45 साल बाद सीमा पर चीन ने जो खूनी खेल खेला है, उसके एक एक कतरे का हिसाब भारत उससे करेगा। पीएम मोदी का ये ऐलान इसी का शंखनाद है। और आज मैं महाभारत में पूछ रही हूं कि पीएम मोदी की ललकार अब चीन पर होगा अंतिम प्रहार। सवाल मैं पूछ रही हूं कि भारी पड़ेगा भारत पर वार, क्योंकि अब की बार होगा निर्णायक प्रहार। और सवाल महाभारत में क्या जंग से ही मानेगा धोखेबाज चीन? और सवाल यह भी कि देश की ललकार है कि अब करना है प्रहार। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर मेजर गौरव आर्या हैं स्टूडियो में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल ए के सिवाच। मेरे साथ कोलकाता से तौसीफ रहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जुड़ गए हैं जम्मू से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं ब्रिगेडियर गुप्ता आपके साथ। हम लगातार सुबह से और मेजर आर्या भी सुबह से लगातार आवाज उठा रहे हैं, आज भारतीय सेना की भी और आम आवाम की भी। मैं चाहती हूं सर आज आप बताएं कि क्या होना चाहिए वो निर्णायक प्रहार। हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि चीन बात से नहीं मानने वाला, लेकिन किस बात को समझेगा चीन? सुचरिता, ऐसा है कि आपने प्रधानमंत्री को भी सुना, रक्षा मंत्री को भी सुना और आपने ये भी सुना होगा कि यही बातें उन्होंने बालाकोट के पहले और सर्जिकल स्ट्राइक्स के पहले भी कही थी। तो निर्णायक वार तो होगा ही, लेकिन ये वार कहाँ पर होगा, कैसे होगा, किस शक्ल में होगा और कब होगा, इसका निर्णय हमें ना तो मीडिया पे लेना चाहिए ना ही सोशल मीडिया पे लेना चाहिए। और खासकर मेरे जैसे रिटायर्ड ऑफिसर जिनको के इलाके की जानकारी है, उनको तो मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि कहीं गलती से भी हम कोई ऐसी चीज़ ना कह दें जिससे कि जो प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी होगा बहुत सख्त होगा
और अपने चुने वक्त पर होगा। कहाँ पर होगा, कैसे होगा, किस वक्त होगा, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा और ना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई सोशल मीडिया पे या मीडिया पे इस प्रकार की बातें करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि ये जानकारी देने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो काम होगा वो भारतीय सेना करेगी और भारतीय सेना अच्छी तरह से जानती है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज सामने आई है मेजर आर्या, मैं आपको ला रही हूं, तौसीफ मैं आपको भी लाऊंगी चर्चा में। सबसे बड़ी बात कि विदेश मंत्री ने आज खुलकर कहा कि चीन की ये साजिश थी, चीन ने पहले से सोचा हुआ था, ये एक रणनीति थी कि किस तरह से तनाव बढ़ाया जाए। यानी आप एक तरफ बातचीत की बात कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ आप साजिश भी प्लान कर रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये चीन का रवैया भी नहीं है, नया नहीं है तौसीफ रहमान। लेकिन इसके बावजूद आप लोग सवाल उठाने से बाज क्यों नहीं आते हैं? आज मैं चाहूंगी तौसीफ रहमान एक आवाज में बोले, प्रेम कुमार एक आवाज में बोले। नहीं देखिए, नहीं सुचारिता, आज तो सरकार के ऊपर सवाल उठाना या पॉलिटिक्स करने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले तो उनको सलाम, मेरे वीरों को सलाम जो शहीद हो गए हैं, और उनको हाथ उठा के सलाम करने का दिल कर रहा है, जो उनके वजह से जिस आराम से हम घर पे बैठे हैं, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। मसला ये हो जाता है कि बेहतर है कि मैं मेजर साहब से बात करूं, क्योंकि मुझे मेजर गौरव भाई से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है, मुझे पुख्ता इंफॉर्मेशन मिलता है, ना कि केंद्र सरकार में जो लोग बैठे हैं जो कभी कभी झूठ बोल देते हैं और लोगों को समझ में भी नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। ये बेटर है कि मैं गौरव भाई से पूछूं और भी हमारे जितने भी सीनियर आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं उनसे पूछूं। देखिए, साम दाम दंड भेद जितने भी तरीके थे, हिंदुस्तान के लोगों ने इसको समझा। चाइना से जितने भी तरीके थे उनसे बात करने के लिए उनको करने की कोशिश भी की, पर अगर वो नहीं समझेंगे और अगर हम अगर और पर में रह गए तब तो फिर कोई फायदा नहीं है। हम तो भाई कोई ऐसी मामूली देश नहीं है ना कि इतनी छोटी सी संख्या में आते हैं। हमारी संख्या देखिए, हमारी जज्बा देखिए, हमारी ताकत देखिए और हमारी सोच देखिए। जहां तक लड़ने की बात थी हम लड़ेंगे, जहां तक बात करने की बात थी, चाहे वो डिप्लोमेटिक बात हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की बात हो, चाहे जो भी बात हो। तौसीफ साहब, आज के दिन मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ। सवाल आपने बहुत पूछ लिए, लेकिन आज के दिन मैं यही उम्मीद कर रही थी आपसे और हर एक भारतीय से, क्योंकि हमारे वो वीर जवान जो देश के लिए शहीद हुए हैं मेजर आर्या, मुझे लगता है कि जब मैं उनके बारे में सोचती हूं तो मैं फक्र महसूस करती हूं। मैंने आज का शो ही उनको सलाम करके शुरू किया। जब तस्वीरें सामने आती हैं तो हर एक परिवार का गम जहन में आता है, उस माँ का, उस बेटी का, उस बेटे का गम जहन में आता है जो अपने परिवार के सदस्य को अंतिम बार देखेंगे। जी। मुझे लगता है वो तस्वीरें भी जब आना शुरू होंगी तो कैसे संभालेंगे हम अपने आप को? सुचारिता, सबसे पहले तो जो तौसीफ साहब ने बोला मैं बिल्कुल इनसे 100% अग्री करता हूं और बिना अगर मगर के अग्री करता हूं। इन्होंने सलाम करा फौजियों को और उन्होंने ये भी बोला कि देखिए, अगर हम मेजर साहब, मैं आपको थोड़ा रोक रही हूं क्योंकि हवलदार सुनील कुमार को अंतिम विदाई दी जा रही है। जैसा मैंने कहा था कि ये तस्वीरें जब आना शुरू होंगी तो कैसे हम संभालेंगे खुद को, और सोचिए उस परिवार का दुख, गम। हवलदार सुनील कुमार, उनका पार्थिव शरीर उनके घर लाया गया है और सोचिए कि क्या बीत रही होगी इस परिवार पर। आज हर कोई गमगीन है। आज हम ये तस्वीर नहीं देखना चाहते हैं मेजर आर्या, हम ये तस्वीर कतई नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि हर एक सेना के जवान के साथ खड़े रहें, उनके पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाने की ये तस्वीर हम नहीं देखना चाहते हैं मेजर आर्या। जी सुचारिता, ये बड़ी ही जिसको कहते हैं कि आंखों में पानी लाने वाली ये तस्वीरें हैं और ये तो हम पहली देख रहे हैं। अभी 19 और हमारे वीर गति को प्राप्त जो हमारे शेर हैं वो वापस घर आएंगे और ऐसी हमें पत्थर, जिसको कहते हैं कि सीने पे पत्थर रख के अपना मन मजबूत करके हमें सांत्वना देनी है उनके परिवारों को, पूरे देश को उनके परिवारों को सांत्वना देनी है, उनके रेजिमेंट को, उनकी बटालियंस को, उनकी पलटनों को, यूनिट्स को। और ऐसी 19 तस्वीरें और आएंगी। हम पहले शहीद की तस्वीरें देख रहे हैं, अभी ऐसे 19 और आएंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं कि दिस इज़ द प्राइस ऑफ आवर फ्रीडम, हमारी आज़ादी की यही कीमत है। तौसीफ जी ने जो बोला कि आज हम यहाँ पे बैठे हैं अपने घरों में और इन्हीं की वजह से बैठे हैं, तो हम अपने घरों में चैन से बैठे हैं। ये जो आप देख रहे हैं जी, कंधे पे, ताबूत पे जो हमारा शेर आ रहा है तिरंगे में लिपटा, ये हमारी ये कीमत है और इससे बड़ी कीमत है
एक शहीद को आज सलाम है। वीर गति को प्राप्त हुए देश के मां भारती के उन बेटों को सलाम है जिन्होंने आपके और मेरे लिए यह बलिदान दिया है। हवलदार सुनील कुमार, जिनका पार्थिव शरीर उनके घर पटना पहुंचा है। एलएसी पर तैनात पटना जिले के मां भारती के सुपूत हवलदार सुनील कुमार, उनका गांव बीटा थाना सिकरिया गांव के रहने वाले। जैसे ही ये खबर उनके गांव पहुंची, मातमी सन्नाटा पसर गया। हर तरफ दुख था, क्योंकि मां भारती के सुपूत को परिवार वालों ने बहुत प्रेम से और बहुत उम्मीदों के साथ सेना में भेजा था, लेकिन आज फक्र से सीना चौड़ा होगा उनके गांव के हर एक व्यक्ति का, क्योंकि मां भारती के नाम अपना जीवन किया हवलदार सुनील कुमार ने। मेजर आर्या, मैं चाहूंगी कि क्योंकि हमारे दर्शक ये तस्वीरें देख रहे हैं जी, ये उनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है जी, और ये जो सेरेमनी इस वक्त श्रद्धांजलि उन्हें दी जा रही है, इस अंतिम सफर के बारे में आप बताएं। ठीक। अभी ये आर्मी के जवान अपने साथी को अपने कंधे पे रख के लाए हैं। बिहार का रेजिमेंटल सेंटर भी दानापुर में ही है, बिहार में, पटना के बिल्कुल साथ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर है। ये पुलिस की वर्दी, खाकी वर्दी में सब लोग हैं। सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर है पुलिस का। और जैसे कि फौज में होता है उसी तरीके से पुलिस भी इनको गार्ड ऑफ ऑनर देगी। एक सलामी शस्त्र की कार्रवाई होगी, उसके बाद लास्ट पोस्ट बजाया जाता है इंडियन आर्मी में। अब हम देखते हैं कि पुलिस की क्या प्रक्रिया है इसमें, पर लोग एक एक करके आ रहे हैं और जो हमारे शहीद हैं उनको एक एक करके उनके सामने आके नमन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ये होता है हिंदुस्तान के हर एक गांव में। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे कोई फौजी ना हो। और जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो सिर्फ उस परिवार के साथ नहीं, लगता है कि गांव के हर एक घर में कोई चला गया है। बिल्कुल। अब आप देखेंगे किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि जब गांव से कोई भी बच्चा सेना में जाता है तो बड़ी फक्र की बात होती है, बहुत गर्व की बात होती है। और आज पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा देश सलाम कर रहा है हवलदार सुनील कुमार को, उनके जैसे मां भारती के उन तमाम सुपूतों को जिन्होंने एक बार नहीं सोचा अपनी जान बलिदान करने के लिए देश के नाम। लेकिन ये तस्वीरें भी किस तरह से आपको गमगीन कर देती हैं, क्योंकि आप मेजर आर्या मुझे लगता है बेहतर बता पाएंगे कि आप अपने साथी फौजियों को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े देखना चाहते हैं। जी सुचारिता, ये अभी रीत है, ये रीत लेंग सेरेमनी। अभी लोग आएंगे और एक एक करके रीत लेंग यानी कि फूल माला अर्पण करेंगे। सुनील कुमार के परिवार के सदस्य, उनके परिवार के बच्चे उनको फूल का एक रीत पकड़ाते हुए पायलट्स, ये जो दो सामने चलते हैं उनको पायलट्स बोलते हैं आर्मी में। और एक एक करके उनके परिवारजन आ रहे हैं फूल माला चढ़ाने के लिए और अपने घर के लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए। देश के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले अपने प्यारे लाडले को खोने का गम परिवार वालों के चेहरे पर, गांव वालों के चेहरे पर साफ नजर आता है। लेकिन इस शहीद को अंतिम विदाई आज पटना में दी जा रही है, जो मां भारती के वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने शहादत दी। जब ये तस्वीरें सामने आती हैं तो हर किसी का कलेजा पसीज जाता है। आंखों से अश्रु रोकना, आंसू रोकना बड़ा मुश्किल है ऐसी घड़ी में। और शायद यही वजह है
कि आज हर एक भारतीय गुस्से में है, हर भारतीय का कलेजा फट रहा है। आसान नहीं है इस तरह की तस्वीरें देखना, और कोरोना के समय में जब लोग घर में हैं, ऐसे समय में सोचिए ये वो जवान हैं जो आपकी और मेरी रक्षा के लिए अपने परिवारों से दूर वहां LAC पर आपकी सुरक्षा में तैनात थे। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। बख्शी सर। मैं ये जो अब हमारे जो बहादुर सरहद पे जो शहादत जिसको उनको प्राप्त हुई है, मैं चंद एक लाइन बोलना चाहता हूँ, उनके 2 लाइन जो कि हिमालय पे है। और वो दिनकर साहब ने यही कहा था, तेरे द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति तूने की पुकार, पर दलित इसे करना पीछे पहले ले मेरा सिर उतार। ये हमारे वो वीर हैं जिन्होंने शहादत दी है अपनी देश की सीमा पे, हिमालय की रक्षा करते हुए, भारत की रक्षा करते हुए। और इसलिए कहते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गद्दा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। ऐसे भीम और ऐसे वीरों की भारत को ज़रूरत है, जो आज हम देख रहे हैं, जो इस समय स्वर्गवास हुए हैं। सब लोग खड़े हैं गमगीन, श्रद्धांजलि देते हुए दिवंगत आत्मा को। और बिहार रेजिमेंट का वो शहीद जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। एक एक लोग आ रहे हैं, एक एक करके रीथ लेइंग कर रहे हैं। पीछे देखिए, जमीन पर अपने हथियार का बट रख के खड़े हुए पुलिस गार्ड। यहाँ पे बिहार पुलिस का दस्ता है जो आखिरी बार अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने यार को अंतिम विदाई देने आया है। एक सन्नाटा सा है यहाँ पे, अगर आप माहौल पूरा देखें, एक सन्नाटा सा है। और आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी भी दिख रहे हैं आपको। आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, क्योंकि फौज में सबसे बड़ा दर्जा शहीद का दर्जा होता है। और जब देश के लिए कोई वीरगति प्राप्त कर जाता है, फिर जूनियर से लेकर सीनियर कोई भी अधिकारी हो, उसका कोई भी रैंक हो, जो वहाँ पे होते हैं सब आते हैं और सब अंतिम विदाई करते हैं। ये देखिए, इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर यहाँ पे खड़े हुए हैं, आखिरी बार सलाम करने अपने दोस्त को, अपने भाई को आए। ठीक है, इलेक्शन थोड़ी लड़ना। गांव में एक गमगीन माहौल है, लेकिन गांव वालों का सीना गर्व से चौड़ा भी है कि किस तरह से चीन की कायराना हरकत का मुकाबला किया हवलदार सुनील कुमार ने। कैसे मुंह की खानी पड़ी चीनी सैनिकों को, कैसे ये सर्वोच्च बलिदान देकर आज मां भारती के नाम अपनी जिंदगी की हवलदार सुनील कुमार ने। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। तारानगर सिकरिया गांव के रहने वाले हवलदार सुनील कुमार 2002 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए। उनके घर में उनका एक बेटा, एक बेटी है। हवलदार सुनील कुमार जो 2002 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे, उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक तस्वीर देखी, किस तरह से एक छोटा बच्चा वो फूलों की माला लेकर श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आया था। कितनी मुश्किल घड़ी है ये इस वक्त इस परिवार के लिए, लेकिन आज पूरा देश सलाम कर रहा है, नमन कर रहा है हवलदार सुनील कुमार को और उन सभी मां भारती के सुपूतों को
जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर आर्या, जो परिवार पीछे रह जाता है उसके लिए ये कितना मुश्किल समय है, लेकिन जिस दिन घर का बेटा फौज में जाता है उस दिन से परिवार के लिए ये भी साफ होता है कि किस तरह माँ भारती के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए बच्चा और परिवार दोनों हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। सुचारिता, इसीलिए देश महान है क्योंकि इस देश पे प्राण न्यौछावर करने वालों की जो कतार है वो इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि वो कतार कभी ख़त्म नहीं होती। और लोग ये कहते हैं फ़ौज में, अक्सर मैंने सुना है लोगों को फ़ौज में ये कहते हुए कि कितने भी शहीद हो जाएं तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा। तो हर चीज़ का दाम देना पड़ता है, एक प्राइस होता है, हर चीज़ की कीमत होती है। और ये कीमत है जो आप टीवी पे स्क्रीन पे देख रही हैं सुचारिता, पूरे हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये कीमत है हमारी देश की आज़ादी की। आज़ादी हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हज़ारों दर हज़ारों हमारे फौजी, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारे CAPF के जवान और अफसर शहीद हो गए, हज़ारों दर हज़ारों, सिर्फ इसलिए शहीद हो गए कि आज़ादी बरकरार रहे। हमारी 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। लेकिन मुल्क को आज़ाद रखना सुचारिता कोई आसान काम नहीं है। एक है आज़ादी मिलना, उनको भी नमन आज जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और उनको भी नमन जो ये आज़ादी बरकरार रखते चले आए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक सैक्रिफाइस है। और ऐसी मतलब कोई ऐसा हफ्ता मैंने नहीं देखा जब ऐसी कोई खबर ना आए कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे और कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में वहाँ से कोई हमारा भाई, कोई हमारा साथी, कोई बेटा तिरंगे में लिपटा वापस ना आया हो। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चीन का बॉर्डर जहाँ पे दशकों से कुछ नहीं हुआ था, कल वो भी एक्टिवेट हो गई, कल वहाँ पे भी खून खराबा हो गया। तो भारत यकीनन दुश्मनों से घिरा हुआ है और हमारी रक्षा करते हैं वो, जैसे ये भारत का वीर सपूत जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, जो तिरंगे में लिपटा हुआ वापस आए। सुचारिता, बहुत बड़ी इज्जत की बात है, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब ये जज्बा आप दिल में लेकर आगे बढ़ते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, तभी आप उस जज्बे के साथ माँ भारती की सरहदों की हिफाजत कर पाते हैं। जब वहाँ पर, जैसा हम लगातार सुन रहे हैं, जब वहाँ पर चीनी जवानों के साथ वो खूनी झड़प हुई, आपने एक बार नहीं सोचा, क्योंकि आप अपने देश की सरहद की हिफाजत, उस LAC पर किस तरह से आप तैनात थे, अपने कमांडिंग ऑफिसर को अपना सब कुछ मानने वाले वो जवान एक बार नहीं सोचते हैं कि किस तरह से कि पीछे हट जाएं या फिर किसी और आदेश का इंतजार करें। जैसा आप कल से कह रहे हैं मेजर आर्या, आपका कमांडिंग ऑफिसर आपके लिए भगवान समान है, और वो जिस तरह से वहां हमला हुआ उसके बाद किस तरह से भारतीय जवानों ने, सैनिकों ने एक बार नहीं सोचा कि किस तरह आगे क्या करना है या क्या पीछे हटना है या किसी संदेश का इंतजार करना है। नहीं, बिल्कुल। ये जो बटालियन है, इन्फेंट्री की बटालियन, उसको हम पलटन कहते हैं। सब लोग प्यार से इसको पलटन कहते हैं, और पलटन एक परिवार की तरह है। साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है फौज में, 2 महीने घर वालों के साथ रहते हैं और 10 महीने साल के, टोटल 12 महीने होते हैं, उसमें से 10 महीने हम पलटन के साथ रहते हैं। तो पलटन के साथ जो रिश्ता है वो परिवार से कहीं बढ़कर हो जाता है। और जब आप देखते हैं कि पलटन का मुखिया, जो कि कमान अधिकारी महोदय हैं, उन पे अगर कोई हाथ लगा दे या उनका खून बह जाए तो फिर दुश्मन का खून बहेगा। ये इसके लिए कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता कि किसी ने आदेश दिया कि नहीं दिया, उसके बाद लड़ाई शुरू है। आप किसी भी पलटन के जो भी पलटन का हिस्सा है, जो भी इस पलटन का भाग है, यहाँ पे 16 बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आपने किसी को भी हाथ लगा दिया, इसका मतलब आपने पलटन को हाथ लगा दिया। और अगर आपने कमान अधिकारी को हाथ लगा दिया पलटन के, इसका मतलब आपने पलटन की इज्जत को ललकारा है। तो फिर उस सवाल का जवाब दिया जाएगा, और जैसे कि फौज का दस्तूर है सुचारिता, वो जवाब सिर्फ फिर खून में ही दिया जाता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप पटना की। सिकरिया गांव के रहने वाले हवलदार सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना लाया गया है। यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाया जाएगा, उनके घर ले जाया जाएगा। सिकरिया गांव के रहने वाले 2002 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए हवलदार सुनील कुमार, उनके घर में उनका एक बेटा, एक बेटी है।
और सोचिए कितने गम के साथ, कितने भारी मन के साथ ये आखिरी श्रद्धांजलि एक बेटा अपने पिता को दे रहा होगा। आज उनकी शहादत में, उनके सर्वोच्च बलिदान में हर एक भारतीय उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है। सिर्फ हवलदार सुनील कुमार नहीं, आज सिर्फ उनका परिवार नहीं, आज पूरा देश गमगीन है। आज पूरा देश भारतीय सेना के इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है। ये तस्वीरें जब भी आती हैं मेजर आर्या, बहुत मन भारी कर जाती हैं। आप जानते हैं कि जब आप फौज में भर्ती होते हैं, आप जानते हैं कि आप किस तरह से अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में कभी भी किसी भी दुर्गम परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो मन कचोट देती हैं और बहुत से सवाल भी सामने आ जाते हैं। आज आप भी उनके बारे में सोच रहे होंगे। सुचारिता, जब एक बार फौजी वर्दी पहन लेता है, फिर कोई सवाल, कोई जवाब, फिर वो इन सब से ऊपर उठ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मन में, देखिए, आप जो एक जवान आता है उसकी क्या उम्र होती है? 18-19 साल। एक अफसर आता है उसकी क्या उम्र होती है? 20, 21, 22, 23 साल। उस उम्र में अगर आपको ये बोले, हमें एकेडमी में क्या बताया था? हमें एकेडमी में ये बताया था कि तुम इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर कमीशन हो रहे हो, इस देश को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, ऐसा कुछ मत करना कि पलटन की इज्जत, फौज की इज्जत और देश की इज्जत कम हो। क्योंकि तुमसे इस देश की इज्जत है। लोग तुम्हारी तरफ ये देखते हैं कि हाँ, ये खड़ा है, सरहदों का निगहबान ये है जो हमें डिफेंड करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमारी रखवाली करेगा। वही जवान के साथ है, वही चीज़ ऑफिसर के साथ है। जवान को भी यही बताया जाता है कि तुम्हारे कंधों पे देश का बोझ है, तुम ऐसा कुछ मत करना कि कल तुम्हारे देश को, तुम्हारे मुल्क को शर्मसार होना पड़े। उसके लिए चाहे फिर तुम्हें अपनी जान देनी पड़े। इसलिए कई बार जब आप फौजियों से बात करेंगे, वो एक बात बार बार रिपीट करेंगे, कोई भी फौजी हो, वो है पलटन की इज्जत। क्योंकि शुरू से हमें सिखाया जाता है कि ये पलटन है, ये तुम्हारा घर है। कुछ ऐसा मत कर देना अपनी हरकत से, अपने काम से, अपने एटीट्यूड से या अपने वचन से, कुछ ऐसा मत कर देना कि जिससे पलटन की इज्जत कम हो। तो ये जो शेर है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसने देश के लिए जान दी, इसने रेजिमेंट के लिए जान दी और इसने पलटन की इज्जत के लिए जान दी। जब इसने ये देखा कि इसके कमान अधिकारी के ऊपर दुश्मन ने हाथ लगाया है, उस वक्त सारे कानून एक तरफ और फिर जैसे कि आंखों में खून चढ़ गया हो। मैं समझ सकता हूं उस वक्त क्या भावना हुई होगी और वो कितनी खतरनाक लड़ाई होगी, जिसमें गोलियों का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसमें तोप बारूद का इस्तेमाल नहीं हुआ, जहां पे सिर्फ लोहे के सरिये थे, बेसबॉल के बैट्स थे। किस तरीके से, कितनी, जिसको कहते हैं कि बर्बरता से वो लड़ाई हुई होगी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई होगी, जिसमें इतने लोग मारे गए। चीन का, अमेरिकन्स कहते हैं कि चीन के 35 लोग मारे गए, हमारे हिसाब से 43 कैजुअल्टीज हुई हैं चाइना की। लेकिन ये सब समझते हुए भी एक बात माननी पड़ेगी कि ये जो बार बार मैं यही बात कहता हूं, जो इमेजेस हैं, जो आप पिक्चर देख रहे हैं टीवी पे, अपनी फोटोज देख रहे हैं, ये हमारी देश की आज़ादी की कीमत है।
पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है मां भारती के इस वीर सपूत हवलदार सुनील कुमार को। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, मैं आपसे पूछूंगी सर, जो बात मेजर आर्या ने अभी थोड़ी देर पहले कही, जब आप इन दुर्गम परिस्थितियों में तैनात होते हैं जी, जब आप इस तरह की पोस्टिंग्स पर जाते हैं जहां आपको पता है न जाने कब क्या हो जाएगा, तब एक कमांडर अपने जवानों से क्या कहता है, किस तरह की बात कहता है उनसे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगले ही पल क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है। देखिए, जिस प्रकार गौरव आर्या ने कहा, ये पूरी सेना जो है एक एक्सटेंडेड परिवार की तरह है। यूनिट परिवार है। जब वहाँ पे यूनिट से ज़्यादा एक ब्रिगेड होती है, वो एक बड़ा परिवार बन जाता है। हर परिवार का एक मुखिया होता है और मुखिया का सिर्फ यही काम रहता है कि वो उसके जो बच्चे हैं, जो उसके साथ हैं, उसके साथी हैं, उनको ये महसूस ना होने दे कि अगर कल कुछ होता है तो उनके पीछे जो उनका परिवार है या उनके जो बाकी साथी हैं उनका क्या होगा। उसके मन में ये शंका कभी नहीं आनी चाहिए, ये किंतु परंतु और आखिरकार क्या होगा, इस प्रकार की भावना उसमें नहीं आनी चाहिए। और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप उसका देखभाल करें और साथ ही साथ उसको अपने प्रोफेशन में इतना व्यस्त रखें कि उसको इस प्रकार की सोच ही ना आए। प्रोफेशन के अंदर व्यस्त रखें, क्योंकि मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। आप जितना अपने आप को तंदुरुस्त रखेंगे, जितना अपने आप को चुस्त रखेंगे, जितना आप अपनी ड्यूटी से आप वाकिफ़ होंगे, जितनी आप चुस्ती के साथ मुस्तैदी अपनी ड्यूटी करेंगे, आप बाकी चीज़ों को भूल जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि सीमा पर जब भी आप होते हैं तो सैनिक का मनोबल ऊंचा रखना एक बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज़ है और उसकी पूरी जिम्मेवारी कमांडर के ऊपर होती है। बिल्कुल, आपने सही कहा, कमांडर पर पूरी जिम्मेदारी होती है और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था, क्योंकि जब हम दुर्गम परिस्थितियों के लिए हमारे जवानों को तैयार करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह की परिस्थिति कभी भी आ सकती है, एक कमांडर की बात, उसका वचन कितना इम्पोर्टेंट होता है मेजर आर्या। क्योंकि यहाँ पर जब हमला हुआ था तो सबसे पहले कमांडिंग ऑफिसर पर ही हमला हुआ और उनकी बात, उनका एक एक शब्द किस तरह से उन सैनिकों के लिए मायने रखता है और उसी पर वो आगे चलते हैं। सुचरिता, फौज में हमें सिखाया जाता है एकेडमी से ही। जिस दिन से हम एकेडमी ज्वाइन करते हैं, मेरे सीनियर्स हैं यहाँ पे दोनों, और वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि एकेडमी में सिखाया जाता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो एक चेटवुड कोड होता है हमारा, एक चेटवुड मोडो होता है कि द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। द सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द मेन यू कमांड कम नेक्स्ट एंड योर ओन सेफ्टी एंड वेलफेयर कम्स लास्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। ये CO 16 बिहार वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये भारतीय सेना की सिखलाई है। अभी आपने देखा होगा कश्मीर में ऑपरेशंस हुए, हाल फिलहाल में हंडवाड़ा में एक कर्नल साहब थे। कर्नल एक सीनियर ऑफिसर होता है आर्मी में। कर्नल को जरूरत नहीं है कि कोई कर्नल डायरेक्टली ऑपरेशंस में जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि किस भी लेवल पे हो, उसकी बचपन से सिखलाई, जिस दिन वो एकेडमी से गया है, चेटवुड कोड पढ़ाया है, उसको बताया है मोटो, चेटवुड मोटो का ये मतलब है यू लीड फ्रॉम द फ्रंट। इसीलिए इंडियन आर्मी इज द ओनली आर्मी, और ये सुनिए सुचारिता, सब लोग जो हमारे दर्शक हैं सुने, जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा ऑफिसर कैजुअलिटीज हैं। या आपको अमेरिकन आर्मी, चाइनीज आर्मी, किसी भी आर्मी में, चाहे दुश्मन पाकिस्तान हो, कोई भी हो, किसी आर्मी में आपको इतनी ऑफिसर कैजुअलिटीज नहीं दिखेंगी। आप हमारा देख लीजिए ना, हमारे 47 वॉर में, 1947-48 का जो वॉर है, आप उसमें देख लीजिए, ठीक है। आप उसमें ब्रिगेडियर थे जो सबसे हाईएस्ट रैंक थे 47-48 बैटल ऑफ नौशेरा, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, पैरा रेजिमेंट के। मोहम्मद उस्मान साहब ब्रिगेडियर थे। ही वॉज मार्टर्ड वाइल फाइटिंग द पाकिस्तानीज इन नौशेरा। आप 62 की लड़ाई देख लीजिए, आप 65 की लड़ाई देख लीजिए, 71 की लड़ाई देख लीजिए, आप कारगिल की लड़ाई देखिए, ये जितने भी हैं, वी टॉक अबाउट कैप्टन विक्रांत थापर, वी टॉक अबाउट विक्रम बत्रा, मनोज कुमार पांडे, ये सब, इनकी क्या उम्र थी? इनकी कुछ उम्र ही नहीं थी। 21, 22, 23, 24, 25 साल। किसी को वीर चक्र, किसी को महावीर चक्र, पद्मपानी आचार्य महावीर चक्र, विक्रम बत्रा परमवीर चक्र, ये सब इस छोटी उम्र में, क्योंकि उनको द डे दे जॉइंड द एकेडमी में घुसे, सबसे पहले बोला कि जिम्मेदारी तुम्हारे जो जवान हैं उनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, और आप कभी जवान को ऐसा हुक्म नहीं दोगे
खतरे में जाने का, जो आप खुद अपने सीने पे ना झेल पाओ। सुचारिता, दिस इज द डीएनए एंड ईथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी। और इसीलिए मैं कह रही हूं, वहां कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल किस तरह से वो लीड कर रहे थे, इस पूरी बटालियन को जो आगे बढ़ रही थी, वो किस तरह से लीड कर रहे थे। और उन्होंने, जैसा आपने कहा, लीड बाय एग्जाम्पल। जिस तरह की परिस्थिति में पहले आप जाएंगे और फिर आपका जवान पीछे से जाएगा, लेकिन जब उन पर हमला हुआ तो जवान भी खुद को रोक नहीं पाए। यही सबसे बड़ी बात जो मेजर आर्य आप बता रहे हैं। लेकिन आज मैं सीधे सवाल विवेक श्रीवास्तव आपसे पूछूंगी। आज मैं उम्मीद कर रही हूं कि हम सब एक हैं। जो फैसला होगा, जो भी रणनीति होगी, उसमें हम सब एक खड़े होंगे, कोई सवाल नहीं। नहीं, देखिए, जब देश की बात आती है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो अपोजिशन की हो या रूलिंग की हो, वी आर ऑल वन, इंडिया इज़ वन एंड एवरीबडी स्टैंड्स बिहाइंड द इंडियन आर्मी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जवान शहीद हुए हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था, और दुख है इस बात का, सभी को दुख है। और मेरे हिसाब से कोई एक्शन, कुछ करना चाहिए सरकार को कि सच थिंग्स आर नॉट रिपीटेड, क्योंकि हर सैनिक की ज़िंदगी बड़ी कीमती होती है। उसका खून, उसकी फैमिली, उसके बच्चे जो छूट जाते हैं पीछे, ये बहुत दुखद होता है। और कोशिश हमारी होनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके ये स्थिति ना आए। इंडियन आर्मी के हम साथ हैं, इंडियन सोल्जर्स के हम साथ हैं, इंडियन गवर्नमेंट कुछ कदम उठाए, इंडियन गवर्नमेंट के साथ हैं, पूरा इंडिया साथ खड़ा है, सारी पार्टीज साथ में हैं। क्वेश्चन आंसर हम अपोजिशन में हैं, करना हमारी आदत है, हम करते रहते हैं। फॉरेन पॉलिसी पे सवाल पूछते हैं सरकार से, हर चीज़ पे पूछते हैं, लेकिन आज देश एक है और देश को एक होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे लगता है प्रेम कुमार जी, मैं चाहती हूं कि आज हम यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर सामने रखें, क्योंकि आज देश यही चाहता है कि हम सब एक हैं। आज हम बटे हुए नहीं हैं, और जो लोग शायद इस बात को देखकर इसका फायदा उठाना चाहें कि हम लोग बटकर बात कर रहे हैं, आज उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आज एक ही आवाज होगी। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी शांति की पहल को हमारी कमजोरी ना समझी जाए। पूरे देश में इस घटना को लेकर के गुस्सा है, चीन के खिलाफ नाराज़गी है, और जिस तरीके से ये घटना घटी है, हमारे सैनिक निहत्थे रहे और दुश्मन से उनके हथियार छीनकर उस पर उनको वार किया, अपने से डबल नुकसान पहुंचाया। ये सर्वोच्च जो त्याग है, सर्वोच्च जो सेक्रीफाइस है, उसका ये एग्जाम्पल है। और ये अनपैरेलल है। ऐसी घटनाएं कम मिलेंगी, नहीं मिलेंगी कि 20 की संख्या है और ये इतना बड़ा सर्वोच्च त्याग है कि गोली नहीं चला रहे हैं। दुश्मन जो हथियार लेकर आया है, अचानक 300 सैनिक हमला करते हैं और यहाँ 50 की संख्या है और अचानक ये हमला हुआ है और ये इस तरह से बदला लिया जाता है और ये सुप्रीम सेक्रीफाइस है। ब्रिगेडियर गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, जी, ये जब हम चिंता करते हैं, हम जब ये जी देखिए, स्ट्रैटेजी तो बनेगी। 19 तारीख को बैठक है, सर्वदलीय बैठक है, और मैं ये उम्मीद करती हूं कि हम सब एक ही आवाज में बोलेंगे आज। और इसीलिए ना तो कोई एक दूसरे पर चिल्लाना और बोलना होगा, क्योंकि एक ही आवाज है। जो आज एक आवाज में ना बोले उसकी जरूरत भी नहीं है। ब्रिगेडियर गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर गुप्ता। श्वेता, आज आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया, वो था लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1947-48 युद्ध की बात हुई। जम्मू के हीरो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महावीर चक्र, जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, यानी उस वक्त के उनके कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल देकर उड़ी के पुल को बचाते हुए वहाँ पर खुद अपनी जान दे दी। अपनी पूरी टुकड़ी के साथ उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान कबायलियों को रोके रखा ताकि वहाँ पे जो श्रीनगर के एयरफील्ड है वो बच सके। ये इससे बड़ी कुर्बानी और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का एग्जाम्पल कभी भी नहीं हो सकता। पर अफसोस की बात है कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महावीर चक्रा को लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो स्टेट फोर्सेस के थे और जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस की जो हिस्ट्री है वो लोगों को याद नहीं रहती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके जरिए और आपके चैनल के जरिए पूरे देश को इस हीरो के बारे में बताऊं। मैं सरदार आरपी सिंह के पास जाना चाहूंगी। सरदार आरपी सिंह,
अब जब ये तस्वीरें, हम ये तस्वीरें सर देखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हम अपने जवानों को देखें और उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहें, खड़े रहें। उनको कंधों पर ले जाने की तस्वीरें नहीं देखना चाहते हैं सर। और इसीलिए आज जब एक सुर में सब कह रहे हैं कि इसके बाद क्या, अब क्या सर? देखिए सुचरिता, मैं आपके प्रोग्राम शुरू से देख रहा हूँ। मेरा बिल्कुल मन भर आया, जितना मैं पूरा आपको एक बार समझे, जो हुआ है वो भी समझे, जो आगे होगा उसको भी मैं उससे भी बात करता हूँ। जो हुआ वो समझे। वो हैंड टू हैंड फिस्ट फाइट थी। 20 हमारे जवान शहीद हुए, कुछ हमारे जवान घायल भी हैं। और सुनिश्चित है जब हैंड टू हैंड फिस्ट फाइट होगी तो उनके भी जवान मारे गए होंगे और उनके भी जवान हमारी फौज में छोड़े तो होंगे। ये बिहार रेजिमेंट के लोग हैं, 16 बिहार बटालियन के लोग हैं, कोई ऐसे तो है नहीं। तो इन्होंने भी, उनके भी काफी लोग मारे होंगे। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि मारकर शहीद हुए हैं। ये नहीं कि कोई कुछ पीठ पे छुरा घूम गया, जहाँ आमने सामने लड़कर मारकर शहीद हुए हैं। हाँ, जहां तक आगे क्या, वो हम लोग स्टूडियो में बैठकर चर्चा नहीं कर सकते, हम लोग आपस में टीवी डिबेट की चर्चा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने उसकी ओर इंगित किया है और जब प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार की बात की है तब सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ बैठकर इस पर चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक रणनीति का हिस्सा होगी, जो रणनीति सरकार, सेना सब मिलकर बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात तो पता लग गई है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो एक तरफ बातचीत करने की बात करता है, जो चीन बातचीत करने की बात करे और दूसरी तरफ से इस तरह से पीठ में खंजर घोंपे, उस चीन पर कैसे भरोसा किया जाएगा? तो ये बातचीत की बात, बार बार बातचीत हो रही है, बातचीत से हल निकाला जाएगा। इस बातचीत पर हम आगे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं और उसे हमारी कमजोरी भी ना समझा जाए। मेजर आर्या, मुझे लगता है कि हम अग्रेसर नहीं है, लेकिन हम अग्रेशन सहते भी नहीं है, ये भी बिल्कुल साफ है। जो एक पुरानी कहावत है कि पीसफुल और हार्मलेस में फर्क होता है, और चीन को अब ये पता लग गया है कि हम पीसफुल हैं लेकिन हार्मलेस नहीं है। हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, चीन को नुकसान पहुंचाया भी है। जितना हमें नुकसान हुआ उससे दुगना नुकसान पहुंचाया है चीन को, और आगे अगर चीन कुछ हिमाकत करेगा तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैंने कुछ अपने आर्मी के भी जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी मैंने बात करी है। पहले तो बात मैं एक चीज़ बता दूं पूरे देशवासियों को, जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, कि जो उनका जोश है, मोराल है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। और उन्होंने बोल दिया है कि अब छोड़ेंगे नहीं चाइना को, चाइना जाएगा पीछे, कैसे नहीं जाएगा। अब अगर जब तक बातचीत चल रही थी तब तक वो लोग भी आराम से बैठे हुए थे, कह रहे कोई बात नहीं, महीना लगता है, 2 महीना लगता है, जब तक बात कर रहे हो। चीन ने खून बहाया, तो अब खून का बदला तो देखिए साहब, खून है। अब अगर चीन वापस नहीं जाएगा तो वहां पे खून खराबा होगा। अब जैसा हमने सुना है, अब जब ऑल पार्टीज मीट होगी परसों, तब हमें पता लगेगा कि उसमें कांग्रेस है, भाजपा है, और भी पार्टीज क्या निर्णय लेती हैं, तब पता लगेगा हमें कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। बिल्कुल, मैं एक कमेंट मेजर जनरल सिवाच से ले लूं। मेजर जनरल सिवाच, एक तरफ आप शांति की बात करेंगे, वहां पर चीनी सरकार शांति की बात करती रहेगी बीजिंग से, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर LAC पर PLA किस तरह हमले करती रहेगी। ये चरित्र है, इस चरित्र को पहचानना चाहिए। मुझे लगता है सेना इसे अच्छी तरह पहचानती है। बिल्कुल अच्छी तरीके पहचानती है। देखो सुचित्रा, मैं 2 साल उसी इलाके में चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर का। देखो क्या हुआ है, 6 जून को जो प्रोटोकॉल कंसेंसस पहुंचा था लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और मेजर जनरल ल्यू ल्यून में, कि हम डिसएंगेज करेंगे, डिफ्यूज करेंगे और डी एस्केलेट करेंगे, मगर चीन ने वो बात नहीं की। चीन ने एक प्रकार से धोखा दिया। जब ये कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष 16 गया और अपने QRT के साथ गए देखने कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बंकर हमारी तरफ बना दिए हैं, तो इन्होंने एक प्रकार से छुप के उसके ऊपर वार किया। ये कौन सी लड़ाई है कि जो पत्थरों से, डंडों से और आयरन रोड से मारा गया? एक बड़ी दुख की बात है। और ये अलग बात है कि भारत के जो नहीं सर, मुझे लगता है कि हर भारतीय का संदेश पहुंच चुका है। ये लड़ाई इस तरह से तो अब नहीं लड़ी जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि ये संदेश पहुंच गया है और सेना के साथ हर भारतीय जब खड़ा है तो उसकी ताकत ही कुछ और होती है, और उस ताकत को
दिन पर दिन हमें ही बढ़ाना है, वो दम हमें ही देना है। महाभारत में मेरे पास आज इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।